देखिए अकाउंटिंग का चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग रेशियोज। और हमें ये पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं हम इनकम स्टेटमेंट को, इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये दो डॉक्यूमेंट्स मिलके कहलाते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और इनकम स्टेटमेंट मिलके कहलाते हैं सेट ऑफ अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है जी, ये दो डॉक्यूमेंट्स हैं। जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं तो ये दो डॉक्यूमेंट्स हमारे आउटपुट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ये वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमें हमारे बिज़नेस की परफॉर्मेंस बताता है, इनकम स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हमें हमारे बिज़नेस की नेट वर्थ बताता है। नेट वर्थ का मतलब टोटल एसेट्स लेस टोटल लायबिलिटीज़। ठीक है जी। अब होता ये है कि जितने हमारे बिज़नेस के स्टेक होल्डर्स होते हैं इनको हमारे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन के बारे में पता होना चाहिए ताकि वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करते हुए हमारे बिज़नेस के में डिसीजन मेकिंग, हमारे बिज़नेस के हवाले से जो भी उनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। अगर फॉर एग्जांपल किसी बैंक से हम लोन लेने जाते हैं तो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करने के बाद हमारी क्रेडिबिलिटी और कैपेसिटी देखता है, फिर हमें लोन देता है। सप्लायर के पास जाते हैं, हम कहते हैं कि जी हमें क्रेडिट लिमिट बढ़ाओ, 10 लाख का उधार पे माल क्यों देते हो, 20 लाख का दिया करो। तो वो कहेगा आपकी लिमिट हम बढ़ाएंगे जब हम आपकी क्रेडिबिलिटी को जज कर लें। अगर हम गवर्नमेंट हमें टैक्स लगाती है तो हमारे प्रॉफिट्स हाई होंगे तो हम पे ज़्यादा टैक्स लगेगा, कम होंगे तो हमें हो सकता है गवर्नमेंट कोई रिलीफ दे। तो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं बिज़नेस के और उनके अलग अलग वेस्टेड इंटरेस्ट हैं और वो उनको सेफ गार्ड करने के लिए हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पहले रिव्यू करते हैं और रिव्यू करने के बाद हमारे बिज़नेस में कोई डिसीजन जो उनका है, इकोनॉमिक डिसीजन जो हमारे बिज़नेस के अंदर उनको लेना है तो वो लेंगे। तो वो हमारे बिज़नेस की परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करते हैं। तो जो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करते हैं वो दो एरियाज़ में करते हैं। वो हमारे बिज़नेस की लिक्विडिटी देखते हैं। लिक्विडिटी का मतलब है एबिलिटी ऑफ द बिज़नेस टू सेटल its liabilities as and when they become due। वो हमारे बिज़नेस की लिक्विडिटी देखते हैं और हमारे बिज़नेस की परफॉर्मेंस की वैल्यूएशन करते हैं। परफॉर्मेंस इट इज़ हमारे बिज़नेस की प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं, ये समझ लें आप प्रॉफिटेबिलिटी। तो इट इज़ अ मेजर ऑफ परफॉर्मेंस। अब ये हमारे बिज़नेस की लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी को जज कैसे करते हैं, उसके लिए कुछ कैलकुलेशंस करते हैं वो, और वो कुछ लिक्विडिटी रेशोज़ कैलकुलेट करते हैं। और लिक्विडिटी रेशोज़ में सबसे पहला जो रेशो वो कैलकुलेट करते हैं वो करते हैं करंट रेशो। करंट रेशो को हम वर्किंग कैपिटल रेशो भी कहते हैं। ठीक है जी। करंट रेशो या वर्किंग कैपिटल रेशो ये कैसे कैलकुलेट होता है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स बिजनेस के कौन कौन से हैं? बिजनेस के 5 करंट एसेट्स होते हैं। करंट एसेट्स जो होते हैं वो 5 होते हैं। इन्वेंट्री एटलीस्ट ओ लेवल्स की हद तक, ट्रेड रिसीवेबल्स, अदर रिसीवेबल्स, कैश एट बैंक और कैश इन हैंड। और करंट लायबिलिटीज़ में ट्रेड पेबल्स होते हैं
और अदर पेबल्स होते हैं और बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। तो ये दोनों इंफॉर्मेशन जो हैं वो उनको हमें क्वेश्चन में या तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से मिलती हैं या कोई और सोर्स हमें गिवन होती है, ये इन्फॉर्मेशन होती है, हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है जी। से फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 200,000 के करंट एसेट्स हैं और 100,000 की करंट लायबिलिटी है, तो ये आ गया 2:1, 2:1। ठीक है, मैं एक 30 सेकेंड्स के लिए छोड़ता हूँ और उसके बाद फिर ये शीट बदल दूँगा मैं, आप उसको ऊपर कॉपी कर सकते हैं, वरना इसकी फ़ोटोग्राफ्स मिल जाएंगी आपको। ठीक है, अब इसकी एनालिसिस क्या होगी, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी। बेंचमार्क ऑफ करंट रेशो is anything between 1.5 to 2:1। अगर आपके पास $1.5 से $2 हैं, 1.5 to $2 हैं फॉर सेटलिंग $1 लायबिलिटी, तो ये एक अच्छी पोजीशन है। एनी रेशो ओवर एंड अबव 2 means business is under utilizing its resources। For example, current liability है $1 और कंपनी के पास या बिजनेस के पास बैंक में पड़े हुए हैं $7, $5, या जो इक्विवेलेंट रिसोर्सेज हैं, करंट रिसोर्सेज, वो 2 से ज़्यादा हैं, $2 से ओवर एंड अबव $2। तो इसका मतलब है हमें अपनी लिक्विड रिसोर्सेज को इनकैश करना चाहिए, और हमें उसको इन्वेस्ट कर देना चाहिए नॉन करंट एसेट्स में या लॉन्ग टर्म एसेट्स के अंदर। ठीक है जी। एनी रेशो लेस देन 1.5:1 इज़ अलार्मिंग। अगर ये 1.5:1 से कम है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके देना $1 है और आपके पास पड़े हुए हैं $1.2 इक्वलेंट टू करंट एसेट्स, या 1.3 या 1, तो ये सिचुएशन आपकी अलार्मिंग है। सिचुएशन अलार्मिंग का मतलब है आपकी लिक्विडिटी ख़राब हो रही है, और इसकी कुछ रीज़न्स हैं वाई करंट रेशो may be less than 1.5:1। क्यों हो सकता है? नंबर 1, कैश चोरी हो गया, इन्वेंट्री चोरी हो गई, पैसे देने तो हैं लेकिन माल बेचा नहीं है, क्यों? क्योंकि तो चोरी हो गया, दुकान के दराज से लोग पैसे निकाल के ले गए, चोरी कर लिया। ठीक है जी। एक्सेसिव ड्राइंग, पैसे घर बहुत लेके जा रहे हैं आप, तो जब आप घर पैसे ले जाएंगे तो दुकान के पास पैसे, बिजनेस के पास पैसे कम हो जाएंगे। वेरी सिंपल। परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट, पैसे थे, आपने मशीन ख़रीद ली, पैसे कम हो गए। जब पैसे कम हो गए तो क्या होगा? तो सप्लायर को पैसे नहीं दे पाएंगे, आपकी लिक्विडिटी ख़राब हो जाएगी। यानी आपका जो सप्लायर पैसे मांगने आएगा, आपके पास पैसे नहीं होंगे, क्योंकि आपने या तो उससे नॉन करंट एसेट ख़रीद लिया, या वो घर ले गए, या कैश चोरी हो गया। ठीक है जी। बैड डेट्स, आपके कस्टमर्स आपके पैसे खा गए। एक्सेसिव डिस्काउंट, आपने बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दे दिया, तो आपके करंट एसेट्स यानी रिसीवेबल्स कम हो गए, ओवरऑल आपकी लिक्विडिटी भी कम हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। ठीक है जी। और क्या हो सकता है? और हो सकता है ये रीपेमेंट ऑफ नॉन करंट लायबिलिटी। आपने कोई बैंक लोन लिया हुआ था, वो उतार दिया, तो जब आपने बैंक लोन उतार दिया, पे ऑफ कर दिया बैंक लोन, तो आपकी लायबिलिटी
कम हो गई, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी तो कम हो गई, लेकिन साथ में आपके कैश रिसोर्सेज भी कम हो गए। ठीक है जी। हाउ टू इम्प्रूव, कैसे इम्प्रूव करें, इसको ठीक कैसे करें? इसको ठीक ऐसे करेंगे कि आप रिड्यूस ड्राइंग, घर पैसे कम लेके जाएं भाई, ठीक है ना। बेटर कंट्रोल्स ऑन कैश एंड इन्वेंट्री, ठीक है जी। सेल ऑफ आइडल नॉन करंट एसेट, वो जो नॉन करंट एसेट बेकार पड़े हुए हैं कबाड़ में, उन्हें सेल ऑफ कर दें भाई, थोड़े पैसे आ जाएंगे तो आपकी लिक्विडिटी इंप्रूव हो जाएगी। जिन रिसोर्सेज को आप इस्तेमाल करते हैं उनको तो बेचेंगे तो बिज़नेस ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनको आप इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं, उन्हें आप सेल ऑफ कर दें तो आपके पास पैसे आ जाएंगे। नॉन करंट लोन ले लें, कोई लॉन्ग टर्म लोन ले लें आप, ऑल्दो ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी लिक्विडिटी कम से कम बेहतर हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से आप अपने करंट एसेट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, रिजल्टिंग इन बेटर लिक्विडिटी। दूसरा है क्विक रेशो। क्विक रेशो या एसेट टेस्ट रेशो, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री अपॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है जी। करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। देखिए बात ये है कि इन्वेंट्री, देखें करंट एसेट्स हैं आपके पास 2 लाख, इस 2 लाख के करंट एसेट्स में 1,50,000 तो सिर्फ इन्वेंट्री था जो आपके गोडाउन में माल पड़ा हुआ था, बेचने के इंटेंशन से आपने ख़रीदा था, और आपके पास करंट लायबिलिटी कितनी की है, 1 लाख की है। तो अब आपके पास 50,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो ये आ गया 0.5:1, ठीक है जी। अब होता ये है कि बेंचमार्क इज 1:1। 1:1 का मतलब है कि फॉर एवरी $1 करंट लायबिलिटी आपके पास अदर देन स्टॉक जो है वो $1 कैश और कैश इक्विवेलेंट होना चाहिए। अगर नहीं है, इफ लेस देन 1:1, इट मे बी बिकॉज ऑफ, बहुत सारी रीजंस हो सकते हैं। अगर ये 1:1 से नीचे है तो इसका मतलब है कि बिकॉज ऑफ टू मच इन्वेस्टमेंट्स इन इन्वेंट्री, या तो आपने इन्वेंट्री काफ़ी ख़रीद के रखी हुई है, बहुत सारा माल आपने, तो जब पैसा माल में फंसा हुआ है, गोडाउन में स्टॉक में फंसा हुआ है, तो सप्लायर को देने के लिए तो है नहीं, यूटिलिटी बिल्स पे करने के लिए तो है नहीं, तो आपने टू मच इन्वेंट्री में इन्वेस्ट कर दिया। इसके बड़े नुकसानात हैं, ठीक है ना। इन्वेस्टिंग टू मच इन इन्वेंट्री, इन्वेस्टिंग टू मच इन इन्वेंट्री will lead to poor cash liquidity, poor cash liquidity, आपकी कैश लिक्विडिटी ख़राब हो रही है। ऑल्सो चांसेस ऑफ स्टॉक थेफ्ट, स्टॉक डैमेज विल इंक्रीज। ऐसा होगा जब गोडाउन में माल पड़ा हुआ होगा बहुत सारा, उतनी आपकी डिमांड नहीं है जितना माल है, तो वो ज़ाया हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ठीक है जी, स्क्रैप हो जाएगा, ऑब्सलीट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा अल्टीमेटली, चांसेस हैं, ठीक है ना। वो क्विक रेशो में ऑल्सो भी because of cash theft, bad debts, sale of, वो सारी reasons,
परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट, परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स एंड रीपेमेंट ऑफ नॉन करंट लायबिलिटीज, वो सारे रीजंस ऐड अप हो जाएंगे। अब ये देखिए कि इन्वेंट्री को हमने माइनस क्यों किया। इन्वेंट्री को माइनस इसलिए किया है क्योंकि इन्वेंट्री इज द लीस्ट लिक्विड एसेट। लीस्ट लिक्विड एसेट का मतलब है इन्वेंट्री इज मोस्ट डिफिकल्ट टू कन्वर्ट इट इनटू कैश। देखिए ना, कैश है, ये जो आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ऑर्डर पड़ा हुआ है, इन्वेंट्री, रिसीवेबल, अदर रिसीवेबल्स, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। मोस्ट लिक्विड इज कैश इन हैंड। जो भी सप्लायर आएगा वो पैसे मांगेगा आपसे। अब ये तो नहीं हो सकता है कोई सप्लायर आपसे पैसे मांगने के लिए आए और आपसे ये कहे कि हमने आपको तोशिबा की सेल्स सप्लाई की थी 15,000 रुपये की, $15,000 की, से फॉर एग्जांपल, तो आप ऐसा करें $15,000 दे दें। तो मैं एज अ शॉप ओनर ये नहीं कह सकता हूँ कि भाई $15,000 तो नहीं है, लेकिन ये शाही मेवा के डब्बे ले जाओ 15,000 रुपये के। तो वो कहेगा यार कैसी बातें कर रहे हैं, मैं पैसे लेने आया हूँ, आप कह रहे हैं ये ले जाओ। तो इसका मतलब है मैं अपनी लायबिलिटीज़ कैश में सेटल करूँगा और कैश में ही सेटल होती हैं। सामान नहीं दे सकता मैं अपनी लायबिलिटीज़ को सेटल करने के लिए। तो अगर मेरे पास लिक्विडिटी ख़राब, अगर तो करंट एसेट्स में इन्वेंट्री का पोर्टफोलियो ज़्यादा है तो मेरी कैश लिक्विडिटी ख़राब हो जाएगी कि मेरे पास कैश नहीं होगा देने के लिए, क्योंकि मैंने सारा पैसा ब्लॉक किया होगा अपने इन्वेंट्री में। तो इन्वेंट्री लीस्ट लिक्विड एसेट है, मोस्ट डिफिकल्ट टू गेट कन्वर्टेड इनटू कैश। सो देयरफॉर इन्वेंट्री को हटा के जब हम ये रेशो कैलकुलेट करते हैं तो हमें ट्रू रिजल्ट्स ऑफ लिक्विडिटी पता चलते हैं। ठीक है जी। हाउ टू इम्प्रूव इट, इसको इम्प्रूव कैसे करना है? इसको इम्प्रूव ऐसे करना है कि आप अपने जस्ट इन टाइम फिलॉसफी इस्तेमाल करेंगे फॉर इन्वेंट्री मैनेजमेंट। जस्ट इन टाइम फॉर इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या है कि जी आप ऐसे सप्लायर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करें कि जी अगर जब आपको सामान की ज़रूरत है, स्टॉक की ज़रूरत है, तभी आप ख़रीदें और आगे सेल कर दें। इन्वेंट्री को मैनेज ही ना करें। इन्वेंट्री जस्ट इन टाइम का मतलब होता है कि एक फ़िलासफ़ी है जो आपने बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ी होगी। वह कहते हैं कि जब आपको सामान की ज़रूरत है आप सप्लायर से ख़रीदें। सप्लायर आपके साथ इतना बॉन्ड होगा उसका कि वो आपको सामान देगा, आप आगे कस्टमर को बेचें और पैसे लें और अपने पैसे अपने पास रखें और सप्लायर के पैसे सप्लायर को दें। स्टॉक में पैसे फंसाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब ये बड़ा आइडियलिस्टिक सिचुएशन है, बहुत सारे केसेस में ये रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं होता, लेकिन बहरहाल ये एक पॉइंट है कि आप जस्ट इन टाइम फिलॉसफी ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट करें। ठीक है ना। और लेसर डाउन द लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री के लेवल को कम से कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी लिक्विडिटी, यानी ये फार्मूला जो है, इस फार्मूले में जो कंटेंट्स होंगे उन कंटेंट्स को जब आप रखेंगे तो ऑटोमेटिकली दे आर गोइंग टू इम्प्रूव। थर्ड आपकी लिक्विडिटी मेजर करता है इन्वेंट्री टर्नओवर। इन्वेंट्री टर्नओवर आपको बताता क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स इन्वेंट्री is sold in the market in given period of 1 year, say 1 year। एक साल में आपका कितने दफ़ा सामान बिक जाता है? फॉर्मूला क्या है इन्वेंट्री टर्नओवर का? इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन एवरेज स्टॉक। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स आई होप सबको पता ही है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। और एवरेज स्टॉक आप कैसे निकालते हैं? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2 इंटू 365 ऑफ कोर्स। ये नंबर ऑफ डेज में आता है। ठीक है जी। ये नहीं, सॉरी, नॉट 365, ये नंबर ऑफ टाइम्स में आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स है 300,000
और एवरेज स्टॉक है 550,000, तो ये आपके पास आ जाएगा 6 टाइम्स। इसका मतलब है साल में 6 दफ़ा आपका सामान बिक जाता है, यानी 2 मंथ्स में आपकी एक लॉट पूरी डिस्पोज ऑफ होती है। अब इसका कोई बेंचमार्क नहीं है, नो बेंचमार्क, इसका कोई बेंचमार्क नहीं है, ठीक है। इसकी